नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ समूची कांग्रेस राहुल गांधी की संसद में सदस्यता की बहाली को लेकर खुशियां मना रहा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सबको मिठाइयां खिला रहे थे और नए नए बने विपक्षी दलों की इंडिया में भी खुशी की लहर थी। तब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को लताड़ रही थी और यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को लताड़ने का काम कर चुकी है और कल तो उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों की शक्तियों को भी चुपचाप छीन लिया। यानी आप सोचिए कि मणिपुर का मामला कितना गंभीर है। 3 मई से जल रहे मणिपुर को संभालने में डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राहत पुनर्वास और वहां की परिस्थितियों को लेकर 3 जजों की नियुक्ति की। वे 3 जज कौन हैं? वे 3 जज जम्मू हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस गीता मित्तल समिति की अध्यक्षता करेंगी। बाकी उनके सहयोग में शालिनी पी जोशी जो बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज रही हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस आशा मेनन होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर सरकार या केंद्र सरकार पर जरा भी भरोसा नहीं है। इसकी एक और बानगी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक डीजीपी की नियुक्ति कर दी। यही नहीं, राज्य सरकार ने जिन 42 केसों के लिए एसआईटी गठन की है उस पर भी आधा दर्जन डीआईजी करेंगे। यानी डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और यह फेल तो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश सब में दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार या फिर आरएसएस किसी न किसी तरीके से सत्ता हड़पने की कोशिश में लगी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब तो उन्होंने एक खतरनाक खेल खेल दिया। यह खतरनाक खेल क्या है? अब तक वह तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, धमकी चमकी के आसरे सरकार बनाते रही है। कर्नाटक में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई। लेकिन अब वह जब देखी कि इन मामलों को लेकर हो हल्ला होता है तो उन्होंने राज्यों को हड़पने के लिए एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्यों को हड़पने का खेल पहले भी होता रहा है, लेकिन उसके लिए धारा 356 लागू कर दिया जाता था। जो राज्य सरकारें केंद्र के अनुकूल नहीं होती थी उन्हें धारा 356 के तहत हटा दिया जाता था। लेकिन इसकी अपनी एक समय सीमा होती थी और 6 महीने बाद चुनाव होते थे। लेकिन इस खतरनाक खेल में जनता किसी को भी चुनेगी, वहां के अधिकारियों पर शासन केंद्र सरकार का होगा, यानी मोदी सत्ता का होगा। और मोदी सरकार यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि वह जानती है कि इस देश में जिस तरीके के विचारधारा लोगों के दिलो दिमाग में है, उनमें उनकी विचारधारा जो कट्टरवादियों को प्रश्रय देती है, तानाशाही की ओर ले जाती है, फासिस्ट बनने की कोशिश करती है, उस विचारधारा को यह देश स्वीकार ही नहीं करता है। हिंदी भाषी राज्यों को छोड़ दे तो अमूमन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं, यानी सत्ता में बैठाने वाले नहीं हैं। तब क्या सत्ता को हड़पने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया जाएगा? यह इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली संशोधन विधेयक बिल लाया गया वह इसकी एक बानगी है। यानी आप समझिए कि 2024 में यदि मोदी सरकार वापस आ गई तो वह दिल्ली की तर्ज पर किस तरीके से
उन राज्यों पर भी शासन करेगी जहां वह कभी नहीं आ सकती सत्ता में। आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से राज्य, आधा दर्जन राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, कई राज्य आप गिन सकते हैं, इनकी फेहरिस्त में शामिल है, जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना या सत्ता तक पहुंचना बेहद कठिन काम है। तो क्या 2024 के बाद दिल्ली बिल की तरह दूसरे राज्यों के लिए भी बिल लाएगा? यकीनन। हालांकि कल संसद में बहस के दौरान अमित शाह यानी गृह मंत्री ने यह दावा जरूर किया कि दूसरे राज्य भ्रमित न हो या दूसरे राज्य न डरे, क्योंकि दिल्ली की परिस्थितियां दूसरे ढंग की है, इसलिए हम बिल ला रहे हैं। दूसरे राज्यों के लिए ऐसी बिल कभी नहीं आएगी। लेकिन जो कभी नहीं आएगी का जो जुमला है वही संकेत दे रहा है कि यदि 2024 में मोदी सरकार आ गई तो वह उन राज्यों पर कैसे काबिज हो। क्योंकि दिल्ली बिल लाते समय अमित शाह ने जो कारण गिनाए हैं वह तो अमूमन सभी राज्यों में है। क्या कारण गिना है? यही कहा ना कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल सरकार ने सतर्कता विभाग में जाकर तमाम फाइलों को खंगाले रहे और रात रात भर फाइल खंगालते रहे। भ्रष्टाचार को लीपापोती करने या फाइलों को गायब करने की कोशिश करते रहे, इसलिए केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में यह बिल लाया है। भ्रष्टाचार किन राज्यों में नहीं है, तो क्या उन तमाम राज्यों में इसी तरह का बिल लाया जाएगा? कैसे भरोसा करे केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके का खेल चल रहा है और जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता में वापसी के लिए इस देश को जलाया जा सकता है, कोई बड़ी घटना की जा सकती है, तब कैसे भरोसा करे कि दूसरे राज्यों के लिए बिल नहीं लाया जाएगा। हालांकि न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा है कि राज्यों के अपने अधिकार हैं और किसी भी राज्य के अधिकार को छीने नहीं जाने चाहिए, लेकिन केंद्र के पास तमाम शक्तियां हैं और वे चाहें तो किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके अपनी सत्ता कायम कर सकते हैं, किसी भी राज्य को विभाजित कर सकते हैं नक्शे से, यानी 2 राज्य बना सकते हैं, 5 राज्य बना सकते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में यही कुछ होगा? यकीनन, क्योंकि विचारधारा को तो कोई पसंद नहीं कर रहा है, दूसरे के कांधों पे चढ़ते हुए यहां तक आए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मायावती या जो दल आज भारतीय जनता पार्टी के इस खेल का विरोध कर रही, वही दल तो उन्हें सहारा दे देकर यहां तक पहुंचाया जिसमें आप नाम ले सकते हैं अकाली दल का, उद्धव ठाकरे के दल का यानी शिवसेना का, नीतीश कुमार के दल का, बीजेपी का। कितने लोगों ने सहारा नहीं दिया, खुद ममता बनर्जी का नाम ले सकते हैं। तो क्या अगले आने वाले दिनों में किस राज्य का नंबर होगा? क्योंकि मोदी सरकार यह जानती है कि पंजाब में भी वह कभी नहीं आने वाली, केरल में भी वह सत्ता तक कभी नहीं पहुंचने वाली, उड़ीसा में भी नहीं पहुंचने वाली, बिहार में भी स्थिति उसके प्रतिकूल है, तमिलनाडु का तो सवाल ही नहीं उठता। तब क्या इन राज्यों को विभाजित करके या इन्हें केंद्र शासित राज्य घोषित करके इन पर काबिज हुआ जा सकता है? यह बेहद ही खतरनाक खेल है और बहुमत के दम पर यदि इस तरह का खेल होता रहा तो यकीन मानिए कि इस देश के विकास में यह सबसे बड़ी बाधा होगी। कल जिस तरीके से 131 का बहुमत या 131 के दम ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया और 102 के साथ जुड़ी इंडिया क्या करेगी? हालांकि यह परेशानी का सबब है कि 2024 में इंडिया का क्या खेल होगा और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ता तक आएगी, हम आपको बताते रहेंगे।
धन्यवाद।